प्रश्न तो बड़ा हो गया। प्रश्न इस देश में औद्योगिकरण कैसा होगा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता है। जब आप पूछते हैं कि औद्योगिकरण का व्यक्ति, समाज, देश पर क्या असर पड़ेगा, तो सिर्फ भारत पे ही असर नहीं होगा, ये दुनिया पे असर होने वाली बात है। तो प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि औद्योगिकरण का पूरे मानव समाज पे क्या असर पड़ा। अब दूसरा प्रश्न इसमें छोटा सा जुड़ा होता है कि उद्योग नहीं थे जब से ये शब्द आया औद्योगिकरण का, ऐसा तो नहीं। उद्यमशीलता तो पहले भी थी। हाँ, कारखाने जो बात कर रहे हैं औद्योगिकरण से मतलब आपका कारखानियां युग, कारखाने जहाँ पे जाके आप काम करते हैं। अगर उद्यमशीलता कहें औद्योगिकरण उसको, तो घर में कुटीर उद्योग जैसे आज कह सकते हैं। तो घर में जो काम होता उसको उद्योग नहीं बोलते थे, घर के काम बोलते थे। उद्यमशीलता जरूर थी कि घर में लूम लगा लिया आपने, हस्तकरघा या हाथ से बनी हुई चीजें, चाहे उसमें कुछ भी शामिल हो, तलवारें तक भी शामिल हो सकती है। लेकिन एक जगह जाके तलवारें बनाना, हथियार बनाना या कुछ भी ऐसी चीजें, कारें और ट्रक, उस युग की बात कर रहे हैं कि कारखानियां युग के क्या असर होंगे। तब प्रश्न ये आता है कि जो 16वीं शताब्दी से इंग्लैंड में शुरू हुआ, उसका हमारे जीवनचर्या पे क्या असर कि कई चीजें तो ऐसी हुई कि जो आज हम सोच भी नहीं पाते हैं कि इसके पहले क्या रहा होगा। तो बहुत सारे आयाम जिस पे असर पड़ा है और आगे अगर औद्योगिकरण बढ़ा तो किस हिसाब से चीजें। तो पहले एक चीज महत्वपूर्ण है कि कई बार हम किसी चीज का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं या सहयोग लेते हैं, धीरे धीरे हम उसके आदी होते हैं और कुछ समय बाद हम उसी जैसे हो जाते हैं। तो आज अगर तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे तो उन आदमियों में और मशीनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाओगे। जैसे मशीन का एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, उसी हिसाब से चलता है। तो ऐसे बहुत सारे कारखाने में काम करने वाले लोग तुम देखोगे कि सवेरे 6 बजे अलार्म से उठ रहे हैं, 6:15 बजे चाय पी रहे हैं, 6:30 बजे घूमने जा रहे हैं, 7 बजे घूम के आ रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, 7:30 बजे निकल के आ रहे हैं, वाइफ को आवाज़ दे रहे हैं, नाश्ता लगाओ, नाश्ता लगाओ, कार निकाल रहे हैं, स्कूटर निकाल रहे हैं, साइकिल। 7:45 बजे निकले, 8:15 8:30 पे ऑफिस पहुँचे, हाजिरी लगाई, एक स्माइल दी, काम पे लग गए। घंटी बजी 1:30 बजे की या सुई देख के खाना खाने लगे। भूख लगी है नहीं लगी इससे कोई मतलब ही नहीं। 1:30 बजे तक अपना खाना खाया, 15 मिनट पावर नैप लिया या 20 मिनट या आधा घंटा, 2 बजे से फिर काम पे लग गए। 5:30 बजे की सुई, जल्दी जल्दी भागे, घर पहुँचे। घर पे फिर वही चाय, टीवी, बच्चों से थोड़ी बातें। तुम देखोगे मशीनों और उस आदमी में कोई अंतर नहीं होगा, वो भी मशीन हो गया। तो जो एक मौलिकता थी वो खत्म हो गई। अब आप सायरन की गति से, सायरन की आवाज से, या अपना जो टाइम टेबल हो गया, आपकी भूख, आपका पढ़ना लिखना, आपका सोना जागना, उस कारखाने के हिसाब से सेट हो गया। एक आप एक्सटेंशन हो गया। सबसे बड़ा अंतर ये। एक जो स्वतंत्र, अगर आप जानवरों को देखो जंगल के और वही जानवर शहरों में, तो उनकी एक व्यवस्था होती है। दूसरा, एक फ्री इंसान जिसको बहुत काम नहीं है, जिसके रोज संडे है और जिनके संडे ही संडे है, छुट्टी का दिन ही छुट्टी का है, तो उसमें बहुत अंतर तुमको ये देखेगा कि उसके दिमाग पे चिंता की लकीरें बनी ही होंगी। दूसरे जो अंतर आए हैं कि जैसे जैसे फटीग मशीन में होता है, वैसे वैसे धीरे धीरे एजिंग और फटीग इंसान में होने लगी, जो कमोबेश वैसे भी होती थी गाँव में। ऐसा नहीं है कि खेत में आप काम कर रहे हैं जंगल में, लेकिन वहाँ रोज फुर्तीला होना है। तो एक तरह की मूवमेंट आपके निर्धारित हो गए।
वेरिएशन उसमें अलाउड नहीं है। तो कई लोगों को तुम बीमारियां देखोगे तो बड़ी अजीब अजीब बीमारियां होंगी। उस काम से जुड़े हुए लोगों को उस तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे एक काम करने वालों को तुम देखोगे कि गर्दन की बीमारी हो गई, दूसरे काम करने वालों को देखोगे कि रीढ़ की हड्डी में झुक गए हो, तीसरे तरह के काम करने वालों को देखोगे कि दाएं हाथ की कलाई में दर्द होने लगा। अगर एजिंग है तो पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं, जॉब स्पेसिफिक बीमारियां होने। फिर आगे बढ़ेंगे कि बच्चे, बीवी या हस्बैंड, माँ बाप का एक जो समूह होता था और एक बैच की तरह काम करते थे, क्योंकि मशीन अकेली काम करती है तो ह्यूमन अकेला ज्यादा होता जा रहा है, स्टैंड अलोन कोशिश होती है। परिवार में उनसे उतना ही इंटरेक्शन है जितना एक मशीन का दूसरी मशीन से होता है, अगर सारे लोग काम कर रहे हैं। और अगर एक दो लोग काम कर रहे हैं तो घर में बच्चे, बाप आ जाए कारखाने से तो उसको लगता है कोई मशीन जैसी चीज आ गई है, अभी चिल्लाएगा, चलो घूमने भाग लेते हैं। बीवी आएगी, चलो इसको चाय चाहिए है, फिर ये घूमने को बोलेगा, घूमने चलेंगे फिर खाना। तो वो अपने सहजता से निकल के एक मशीन की तरह आपसे व्यवहार करना, और आप उससे चाह के भी प्राकृतिक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपसे मशीन की तरह व्यवहार करते हैं। इन सब चीजों में तुम देखोगे कि परिवार टूटे। तो एक ही घर में रहते हुए बच्चे अलग भाग रहे हैं, पति पत्नी अलग भाग रहे हैं, माँ बाप का कोई सुन नहीं रहा है। जैसे मशीन बेकार हो गई, साइडलाइन हो गई, वैसे ही आदमी बेकार हुआ, साइडलाइन हो गया, कंडेम, कबाड़ा, स्क्रैप, कोई कदर नहीं। जब तक चल रही है मशीन बहुत उपयोगी। फिर अच्छे अच्छे लोग, अगर मार्केट की डिमांड नहीं है तो वो मशीन कंडेम हो गई, और अगर मार्केट की डिमांड है तो छोटी सी मशीन भी महत्वपूर्ण हो गई। तो समाज में तुम देखोगे कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति किस पद पर बैठा है और क्या उसकी उपयोगिता है, उससे उसका आकलन। अगर बहुत अच्छा बलिष्ठ बलवान है और अगर कुश्ती नहीं हो रही है तो उसके बलवानी का कोई मतलब नहीं और वो स्क्रैप है। अगर बहुत अच्छा वो ज्ञानी है, बच्चों को पढ़ा सकता है, हंसा सकता है, खिला सकता है, लेकिन अगर समाज में, मार्केट में, मतलब समाज में, मार्केट में उसकी जरूरत नहीं है तो वो दो कौड़ी का आदमी है, स्क्रैप। तो सारे के सारे जो मूल्य हैं, सारी की सारी चीजें हैं, वो उस बात से निर्भर ज्यादा करेंगे कि मार्केट क्या है। तो जैसे जैसे औद्योगिकरण होगा जिस देश में भी, उसमें व्यक्तियों की कीमत मार्केट के हिसाब से आधारित होगी, व्यक्तियों की कीमत व्यक्तियों के हिसाब से नहीं होगी, जो एक दुखदायी चीज है। तो समाज और टूटेगा, अकेलापन ज्यादा महसूस होगा। फिर इससे जुड़े हुए जो बीमारियां हैं अकेले होने से, वो बीमारियों का चलन बढ़ेगा, जिसमें साइकोसिस, इंसोमिया, नींद ना आना, नींद की गोली खाना। जैसे अमेरिका में कहते हैं कि अमूमन 70-80% लोग बिना नींद की गोली, तो आपके यहाँ भी ऐसी समस्या आ सकती है। फिर हर तीसरे या चौथे घर में एक आदमी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, चाहे वह अकेलेपन के कारण हो या कंपटीशन में पीछे बैठने के कारण हो कि आज उसकी उपयोगिता नहीं रही, नई मशीनें आ गई, उसको इतनी जल्दी सीख नहीं पा रहा है, तो वो अब ऑब्सोलीट हो गया, तो बाहर हो गया जॉब में, तो बीमार होगा। 3-4 घरों में एक आदमी, मतलब 25% लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। पागल है नहीं है एक दूसरी चीज है, लेकिन उनको जरूरत होती है, वो दिख रहा है।
फैक्ट्रियों में एक दूसरा कंपटीशन होता है कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है। तो लड़के लड़कियों में प्यार में भी ये कंपटीशन होगा। जो देने की बात होती है प्यार में, वो पाने की बात हो जाएगी। तो एक जो जीवंतता रहती है उसमें दिक्कतें आएंगी। सेक्सुअलिटी में शो ऑफ ज्यादा होगा, रियलिटी में सेक्सुअल प्रॉब्लम ज्यादा होगा। और ऐसे में जो बच्चे होंगे वो आयाओं के भरोसे या बेबी सिटर के भरोसे रहेंगे, तो उनको परिवार से मोह उतना कम होगा। ये एक समाज पे पड़ने वाले असर है जो होंगे, और जितनी तेजी से करोगे उतनी तेजी से परिवर्तन। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था आपकी कैसी होगी, जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। तब अगर आप बहुत मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, तामझाम और गणित के पीछे की गणित नहीं चलाते हैं, जो कि दूसरे को लड़ाते रहो, दूसरे को भिड़ाते रहो, किसी एक प्रोटेक्स्ट या दूसरे प्रोटेक्स्ट पे दूसरे को लूट के ले आओ, अगर वो विधियां आपने नहीं की, तब क्या होगा कि आप दुनिया को सस्ता माल देने का केंद्र बनने लगेंगे। तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी, और आप भी अगर उस पद पर हैं जहां एक इज्जत का पद कहा जा सकता है, मंत्री, प्रधानमंत्री, तो आप सोचोगे कि आप दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, आप मालिक हैं। दुनिया सोचेगा कि आप जैसा गधा कोई नहीं है जो इतने सस्ते में हमको माल दे रहा है। अपने लोगों को गधे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमी उनकी हमारी वजह से चल रही है, हम बंद कर देंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। और वो कह रहे हैं इनको काम करने दो, गधे की तरह। हम दूसरा काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, मैनिपुलेशन का काम करते हैं, हथियार बनाने का। तब आपको लगेगा 25-50 वर्ष बेवकूफ बनने के बाद कि चीजें अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करे होते, चीजें अपने बच्चों का दिमाग विकसित किए होते, तो शायद इतनी बुरी नहीं होती। अब आज हम ये कह रहे हैं, तो दोनों में से अगर ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो वैसा होता, उन दोनों की संभावनाएं हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पहली वाली बात कह रहे हैं कि भारत दुनिया को सस्ते माल देने का केंद्र बनेगा, जैसा चीन ने बनने की कोशिश की। हो सकता है कि हम लोग कुछ जो श्रुति स्मृति से कुछ चीजें याद करें कि कौन से कारखाने जरूरी हैं, और एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश करें कि नहीं, हथियार अगर हमको बनाने हैं तो अपने बनाने होंगे, तब हम दुनिया में सुरक्षा के बारे में बात कर सकते हैं और उसमें खड़े हो सकते हैं। कहीं डेवलप किए हुए हथियार आपको बेहतर सुरक्षा दे ही नहीं, तब आप कारखानियां हथियारों में करें। दूसरी चीजें जो जीवन में जरूरी होती हैं, उस पे आप अगर कारखाने खोलें, और ऐसे कारखाने खोलें कि आपकी जनसंख्या उसमें ज्यादा लगे। जरूरी नहीं है कि वो महंगी तनख्वाहों पे रखे जाएं, आप सस्ती तनख्वाहों पे बहुत ज्यादा लोग रख सकते हैं। तब जितनी भी तकनीकी विकास हो, वह आपकी आबो हवा और आपके मिजाज से डेवलप हो, तो चीजें ज्यादा दूर तक जाएंगी। क्योंकि जहां कम लोग हैं वहां मशीनों की ज्यादा चीज जरूरत है, जहां ज्यादा लोग हैं वहां कम मशीनों से काम चलाया जा सकता। तब ऐसे तकनीकी विकास हो कि मान लो खेती में आप कैसे मैनुअल वर्क करके ज्यादा उत्पादन ला सकते हैं, ये भी तकनीकी विकास होगा। उद्यमशीलता होगी, औद्योगिक नहीं होगा। अभी तक उद्योग का मतलब यही माना जाता है कि अगर कृषि में करना है तो ट्रैक्टर लगा दो, थ्रेशर लगा दो, जेट लगा दो, आदमियों को बाहर कर दो, फिर बेरोजगारी की समस्या से आप जूझो, फिर उनके लिए कारखाना खोलो। एक कारखाना
जहां 5,000 करोड़ रुपए भी लगे, 5,000 लोगों को मुश्किल से परमानेंट रोजगार नहीं दे पाता है। तब आपकी प्रोडक्टिविटी की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है। तब आप कहते हो कि इतना तकनीकी लगाया आपने, 400-500 लोग ज्यादा थे। कई जगह तो ऐसा भी हो गया कि सारी चीजें आप इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कर दिए कि अनमेन्ड पावर प्लांट, अनमेन्ड रिफाइनरी की बात होने लगी कि आदमी किस लिए चाहिए आपको, सब तो ऑटोमेटिक है, तो बाकी वर्कफोर्स करेगी क्या? तब आप कहोगे कि कारखाने से क्या रोजगार बढ़ते हैं या कारखाने से रोजगार कम होते? फिर एक चीज आती थी कि आवश्यकताएं आविष्कार की जन्म होती थी कि हमको चप्पल पहनना है, कांटे गड़ते हैं, तो आपने कहा लकड़ी की बना दो, तो बोले भारी होती है। तो बोले पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता, उसकी चप्पल बन जाएगी, वो रबराइज होगी, प्लास्टिक होगी, या उसका मिक्स होगी, वो हल्की होगी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा चमड़े की चप्पल भी बना सकते हो। फिर एक दिन कोई सज्जन आए और उन्होंने डेवलप किया कि बीच में पोरस चप्पल है कि जो वजन तो बहुत हल्का होगा और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, जिसमें कांटे भी चुभेंगे तो बीच में ही फंस के रह जाएंगे। तो आपके यहाँ कांटे नहीं भी हैं तो अभी वो आपको बेच के चला जाएगा, कोशिश होगी। तो चूंकि आविष्कार हो गया इसलिए आवश्यकताएं क्रिएट हो। नहीं तो एक टीवी चल रहा था, एलसीडी टीवी की इतनी जरूरत, फिर एलसीडी आ गया तो एलईडी की क्या जरूरत है? तो बताया जाता है कि नहीं, इसमें क्लैरिटी ज्यादा है। और डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ बोले टीवी कम से कम देखो तो अच्छा है। तो ये जो घालमेल होगा वो औद्योगिकता से ज्यादा होगा। अब कई चीजें ऐसी आएंगी कि आपके देश में बाकी देशों से उद्योग कितने हैं, जिससे कि एक लगे कि कुछ चल रहा है। तो जैसे पाकिस्तान और भारत को देखोगे, वहां कारखाने नजर ही नहीं आते, सारी चीजें बाहर से आ रही हैं। तब लगेगा कि ये तो निर्भर दूसरों पर होगा। आपकी निर्भरता आप स्वयं पूरी करें तो आत्मनिर्भरता होती है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है, और जो विवेक का और ज्ञानी का या अज्ञानी का द्योतक होता है कि कहाँ रुकना है, चलते चलते वेयर टू से नो, कि इससे ज्यादा उद्योग इस लाइन में नहीं लाएंगे। कब ये जानोगे कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम शिखर पर पहुंच गए, क्योंकि जैसे ही शिखर पर पहुंच के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, खाई में गिरोगे। और ऐसा कई सभ्यताओं को हुआ। तो हम अगर औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको कुछ चीजों पे रुकना होगा। जैसे कि हम प्रदूषण की बात साथ में करते हैं, तब साबुन कैसे बनाए जा सकते हैं? क्या मिट्टी से हम नहाएं तो ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है? तो कितना मिक्स ठीक रहेगा, इस पर चर्चा। किस समय हम कहाँ पहुंच रहे हैं, उसके बाद विकास विनाश में तब्दील होने लगे। क्योंकि एक बार शिखर पे पहुंचने के बाद सीधे खाई में ही गिरते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक कदम नीचे गिरेंगे आप। एक तो चीज ये कि जागरूकता इतनी रहनी चाहिए कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। लड़ाते लड़ाते हम अपनी संतानों को कहीं ऐसा तो नहीं है दुश्मनों से कि आज उनके दुश्मन खत्म हो गए तो अपने में ही लड़ने लगे। दूसरी चीज, जब विकास करते हैं और जो बेबल्स होते हैं ना, गोल गोल पत्थर, और उस पर इमारत बनाए तो एक झटका आता है और वो पूरा गिरता है। और अगर तुम देखोगे एक ईंट पे अगर दीवार बनाई जाए तो 100-200 ईंट के बाद अपने आप गिर जाएगी हवा में। और अगर 100 ईंटें नीचे, फिर 99, फिर 98, ऐसे सबको साथ लेके अगर आप शिखर पे पहुंचते हो और तब हवा या झोंका या तूफान आता है तो एक ही मंजिल गिरती है और फिर से खड़ी हो जाती है।
तब विकास में सिर्फ न देश बल्कि दुनिया में आप कितने लोगों को साथ लेके चलते हो, यह आपकी स्थिरता का परिचायक होगा। तो जो भी लोग इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं कि धनी लोग चाहिए, आपको कारखाने लगाने हैं, तो एक देश में 50 रईस हो गए जो 1-1 लाख करोड़ के हैं। और दूसरा देश अगर ऐसा हुआ कि जहां 1-1 करोड़ के 1 लाख या 10 लाख आदमी हैं, तो जाहिर है कोई भी गधा ये बोलेगा कि वह देश ज्यादा स्थिर होगा जहां 1 लाख करोड़ के 10 आदमी हैं, उससे जहां 1 करोड़ के 10 लाख आदमी। तो सबका साथ लेना। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, पहली कि कहां रुकना, दूसरा सबको साथ लेना, तीसरा ये लिस्ट भी बनाना जरूरी है कि हम क्या नहीं करेंगे, चाहे हम आगे बढ़े ना बढ़े। तब चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएंगी। कि भाई हम 8 घंटे तो सोएंगे, कभी बहुत क्राइसिस होगी तो जाग लाएंगे, नहीं तो 8 घंटे तो सोएंगे। कुछ नीतिगत फैसले जरूरी होते हैं जिसके लिए हम चल रहे हैं। तो समाज कैसे चलना है वह जरूरी है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि उद्योग व्यक्ति और समाज के लिए या उद्योगों के लिए व्यक्ति और समाज। तो जब व्यक्ति और समाज के लिए उद्योग होंगे तब वह सुनिश्चित करेगा कि कौन से उद्योग चाहिए। अगर प्रदूषण बढ़ रहा तो उद्योग बंद करो। क्या टूरिज्म से या हरियाली से खुशहाली नहीं आ सकती है? ये सब चीजें सोचने की जरूरत है। तो ये एक बड़े प्रश्न है और कई बार जवाब होते हुए भी प्रकृति जिस ओर बढ़ रही है वो थोड़ा खतरनाक होता है। कई बार प्रकृति इतना भी हो जाता है कि वो कहती है नहीं सुधर रहे हैं और भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, साइक्लोन आते हैं। ये एक इंडिकेशन है कि आप समझें। आज से 30 साल पहले जब आंधी आती थी तो उड़ीसा की कोस्ट से 100, 200, 500 किलोमीटर तक अंदर आती थी। आज वो 1000 किलोमीटर तक चली जाती थी। पहले पंजाब में आंधी आती थी तो धूल के जितने बवंडर उठते थे उससे आज 10 गुना 15 गुना ज्यादा उठते हैं। आपको 20-20 किलोमीटर तक पेड़ नहीं दिखाई देंगे। तो एक बैलेंस की जो जरूरत है उसमें जागरूक लोगों का महत्वपूर्ण स्थानों में होना जरूरी है। तो नटसेल में कहें कि 4-5 चीजें और कुछ और लोग भी ज्ञानी बताएं कि पहले कहाँ रुकना है ये जरूरी है। शीर्ष पे पहुंचने का पता होना चाहिए, जागरूकता। दूसरा, सबको साथ लेना विकास में, जिससे कि अगर कभी गिरे तो फिर से उठ खड़ा होना आसान हो। तीसरा, नियम बनाना कि क्या नहीं करेंगे, क्या नीतिगत चीजें नहीं की हैं और क्या हाँ की हैं इसका। और चौथा महत्वपूर्ण चीज ये कभी नहीं भूलना है कि उद्योग समाज और व्यक्तियों के लिए है, उद्योगों के लिए व्यक्ति और समाज नहीं। तो मूल मंत्र यह है कि हम खुश कैसे रहें, इसके लिए सारा विकास।